हे गाइस, आई एम दामिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड ईयर। आज हम देखेंगे इसकी फर्स्ट यूनिट, दैट इज क्वांटम थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम थ्योरी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस थी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स की कि हमें उसके इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशन थी जो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बता पा रही थी, जिसके लिए हमें क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो लेट्स सी क्वांटम थ्योरी। आज है वीडियो नंबर 1। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी क्या बेसिक लॉज थी क्लासिकल मैकेनिक्स में। पहले हमने जो लॉ पढ़ी थी सबसे पहले वो थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। इसमें 3 लॉज थी। फर्स्ट बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर अपनी स्टेट ऑफ मोशन में तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सेकेंड बोलती है F is equals to ma, and third is every action has equal and opposite reaction. अब सेकेंड लॉ जो है दैट इज लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, that is F is inversely proportional to R square. Then third law is Coulomb's law. That is F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Then fourth law is law of force in magnetic field. F is equals to QVB sin theta. ठीक है, ये हमने 4 बेसिक लॉज पढ़ी थी। ये लॉज हमें बहुत कुछ बताती थी, हमें ये प्लैनेट्स का मूवमेंट हर एक चीज़ बता रही थी, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस थी कि हमें क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो हम देख लेते हैं इसकी ऐसी क्या लिमिटेशंस थी। तो इसकी लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इट does not hold in the region of atomic dimensions. एटॉमिक डायमेंशंस में ये लॉज वैलिड नहीं थी। एटॉमिक डायमेंशन में जैसे कि ये लॉ हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, प्रोटॉन की मूवमेंट, एटम की मूवमेंट के बारे में नहीं बता पा रही थी कि उनका कैसे मोशन होता है, ये सब हमें ये लॉज नहीं बता पाई थी। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है दैट इट could not explain stability of atom. एटम कैसे स्टेबल है ये भी हमें ये लॉज नहीं बता रही थी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसकी थर्ड लिमिटेशन है that it could not explain the observed spectrum of black body radiations. ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है विच इज अ परफेक्ट एमिटर हो एंड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशंस। ऐसी बॉडी जो कि परफेक्टली एमिट कर पाए
और परफेक्टली एब्जॉर्ब कर पाए रेडिएशंस को, उसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी। ठीक है, दिस इज ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम, व्हाट इज दिस? ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मतलब कि अगर हम ब्लैक बॉडी की रेडिएशंस को मतलब इसको हीट करें, ऑन हीटिंग यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो वेव इट रिलीजेस रेडिएशन, ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन रिलीज करती है जिसकी की कुछ वेवलेंथ होती है। ठीक है, इन रेडिएशंस की कुछ वेवलेंथ होती है और ये वेवलेंथ चेंज होती है ग्रेजुअली, चेंजेस ग्रेजुअली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एमिटर और एब्सॉर्बर है रेडिएशंस का। ऐसी बॉडी जो कि एक परफेक्टली एमिट भी कर दे और परफेक्टली एब्सॉर्ब भी कर दे रेडिएशंस को, दैट इज अ ब्लैक बॉडी। तो ऐसी बॉडी को अगर हम हीट करें यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये रेडिएशन रिलीज करती है और रेडिएशंस जो है उसकी कुछ सर्टेन वेवलेंथ होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेवलेंथ भी ग्रेजुअली उसके साथ साथ चेंज होती रहती है। अब अगर इन वेवलेंथ्स को हम प्रिज्म से पास करें, ठीक है, और उनका इम्प्रेशन ले हम फोटोग्राफिक फिल्म पे, अगर हम इनका इम्प्रेशन ले फोटोग्राफिक फिल्म पे तो जो हमें दिखेगा, जो लाइंस हमें दिखेंगी, दैट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा था ब्लैक बॉडी का, वो भी ये लॉज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। देन इसकी फोर्थ लिमिटेशन है could not explain discrete spectra of atoms. Could not explain discrete spectra of atoms. इसका मतलब क्या? अब हमें स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया, लेकिन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जो भी हमें दिखती है वहाँ पे लाइट्स, वो क्या होती है? जैसे रेनबो लाइक। तो रेनबो में क्या होता है? सभी कलर्स जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, है ना? लेकिन अगर हमें ये डिसकंटिन्यूस मिले, कुछ ऐसा पास करने पे हमें यहाँ पे कोई कलर मिला, देन हमें कुछ गैप के भी कुछ कलर मिला, देन कुछ कैप पे, देन कुछ कैप पे, तो ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। और इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। तो अगर ये डिसकंटिन्यूस हो तो वो होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। लेकिन ये डिसकंटिन्यूस होने पे हमें ये लॉस क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी? क्योंकि ये बोलते हैं कि एनर्जी चेंजेस आर कंटिन्यूअस, एनर्जी चेंजेस आर कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जो एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, ये जो है ये चेंज एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये भी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। अब हम इसकी फिफ्थ लिमिटेशन देखते हैं। फिफ्थ लिमिटेशन है कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड variations in specific heat of solids. ये जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड की, उसमें जो वेरिएशंस आ रहे थे उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है दैट specific heat of solid is independent of temperature, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। बट 1900 कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें पता चला एट लो टेम्परेचर
specific heat of solid decreases. नहीं, क्या होता है कि हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स हम बोल सकते हैं, वो बोलती थी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन 1900 में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें पर हमें पता चला कि दैट स्पेसिफिक हीट जो है वो लो टेम्परेचर पे डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी हमारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों होती है। ठीक है, इन सब के बाद ये सब जब हो गया तो न्यूटन ने एक थ्योरी दी दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने क्या दी? न्यूटन ने एक थ्योरी दी विच इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें इसने क्या बोला कि लाइट में माइन्यूट इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं। दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ minute elastic particles known as corpuscles। लेकिन इसकी जो थ्योरी थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इंटरफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सबको हमारी न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हाइगन ने एक थ्योरी दी, हाइगन ने थ्योरी दी विच इज कॉल्ड एज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये वाली थ्योरी क्या बोलती है? इसने बोला कि लाइट ट्रेवल करती है एक हाइपोथेटिकल मीडियम में जिसको कि हम ईथर बोलते हैं। लाइट ट्रेवल्स in a hypothetical medium known as ether। ठीक है, जिसको कि हम ईथर बोलते हैं। लेकिन ये सब थ्योरीज भी एग्जैक्टली हमें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद आई थी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो कि दी थी मैक्स प्लैंक ने। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।